देखिए, एक्ट पर आने से पहले देश की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये जब सपोज करिए कि इस ये जो हमारा वर्तमान एक्ट है, इससे भी पहले एक एक्ट था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का। और वह जो था ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में बना। तो देखिए, उससे पहले हम चलते हैं कि 1877 से पहले कैसे विनिर्दिष्ट अनुतोषों को प्रदान किया जाता था। तो देखिए, उस समय कोई सुव्यवस्थापित विधि नहीं थी और वहाँ पर ये समस्या बनी हुई थी कि किस प्रकार से जो है आपके विनिर्दिष्ट अनुतोष को प्रदान किया जाए। तो ब्रिटेन के द्वारा जो है वहाँ पर सामयिक जो न्यायालय हुआ करते थे, जो इक्विटी कोर्ट्स हुआ करते थे, इनके द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे कि आप लोग परिचित हैं, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। और इसके माध्यम से इस तरह के आए हुए समस्याओं का निराकरण करते थे, या विनिर्दिष्ट समस्याओं से संबंधित जो विवाद हुआ करता था उसका वो निराकरण करते थे। इसमें ये भी एक चलन था जो हमारे यहाँ भारत में विशेष तौर से था कि ये तो ठीक है कि उस एक्ट के आने के पहले जो है यहाँ पर सामुदायिक, देखिए, जो चलन हुआ करता था, सामुदायिक चलन का है कि यदि हिंदू लॉ से संबंधित मैटर है तो हिंदू लॉ में क्या चलन है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भूमि कब्जा कर ली जा रही है तो किस तरह से उसको हटा दिया जाए। तो ये जो चलन हुआ थे, या जो ट्रेडिशन थे, इसके आधार पर ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता था। या मुस्लिम से संबंधित है तो वहाँ पर ये देखा जाता था कि मुस्लिम में क्या इस पर चलन है, उसके अनुसार इसका निराकरण किया जाता था, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता था। अब इस पर हुआ कि जब ब्रिटेन में बहुत सारी इस तरह की समस्याएं आ रही थी, तो वहाँ पर देखिए ये सर्वप्रथम जो है 1833 में जो है लॉ कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष मैकाले साहब थे। तो उसमें ये अवधारित कर दिया गया कि जो भी विधि बनेगी, उसमें एक लाइन थी, एक्ट तो बहुत बड़ा है, उसमें ये एक नियम था कि जो ब्रिटेन में विधि बनेगी वही विधि भारत में भी लागू की जाएगी या भारत के द्वारा उसका अनुसरण किया जाएगा। तो इस तरह से चलता रहा। ये 1861 में जो है तीसरा एक्ट आता है, गल्ला कमीशन बनता है। इन्होंने यह परामर्श दिया कि सब्सटेंटिव लॉ से संबंधित विधि का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जब इस तरह के विचार देते हैं तो 67 में इसका अनुसरण करते हुए इस पर ब्रिटिशर्स अग्रसर होते हैं, इस पर कदम उठाते हैं और कार्य करना प्रारंभ करते हैं। यही तो 1872 में आपका संविदा अधिनियम बनकर के हमारे समक्ष आता है। और 1877 में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को पारित किया गया। तो जब पारित वहाँ कर दिया गया तो वो जो एक्ट था उसी का अनुसरण हमारे यहाँ भी न्यायालयों के द्वारा किया जाता था। अब देखिए कि जब 1877 का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम था, तो फिर भी हमें कौन सी वो जरूरत पड़ी कि जिससे कि हमें एक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को निर्मित करना पड़ा, इसको बनाना पड़ा। तो देखिए, जो 1877 में बहुत सारे केसेस जो थे, वहाँ पर सेक्शन में इलुस्ट्रेशंस दिए गए थे, जो दृष्टांत दिए गए थे वो ब्रिटेन के केसेस से लेकर के वहाँ रख दिए गए थे। जो ब्रिटेन में केस हुई उसी केस को वहाँ दृष्टांत स्वरूप रख दिया गया, उदाहरण के तौर पर रख दिया गया। लेकिन उसे समस्या ये आती थी कि वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं बैठती थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसको आधार बना करके यदि यहाँ जब मामलों को निस्तारित करते थे तो ये उचित नहीं हो पाता था, या इसमें औचित्य बोध नहीं आ पाता था, उचित कार्यवाही नहीं हो पाती थी, इसमें समस्या आती थी। तो इस पर जो न्यायिक विनिश्चय थे, या जो न्यायिक, जैसे न्यायिक स्कॉलर्स कहिए, या जो आपके न्याय से संबंधित जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, इन लोगों ने एक परामर्श दिया कि जो भारत में भी एक विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित अधिनियमित विधि बनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से कार्य होने लगा और इस पर भी जो है लॉ कमीशन के द्वारा इस पर दी गया, तीसरे को दिया गया और इन्होंने अपनी कुछ रिपोर्टें दी। रिपोर्ट के माध्यम से देखिए ये व्यक्त कर दिया गया कि वो कौन कौन से कारक थे जिसके माध्यम से कि
यहाँ पर वो निर्मित किया जाना चाहिए। तो जो पहला उनका सजेशन था वो इस रूप में था कि जो दृष्टांत हैं इनको डिलीट किया जाना चाहिए, इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो एक कारण ये बना। और इसी तरह से देखिए ओमिशन ऑफ इलुस्ट्रेशंस, तो इसका अर्थ है कि जो भी दृष्टांत उसमें दिए गए थे और ब्रिटिशर्स केसेज से लेकर के वहाँ रखे गए थे, तो यहाँ जब उपयुक्त नहीं बैठा तो इस पर जो भी न्यायिक निर्णय का देने वाले अधिकारी थे इनका एक परामर्श आया कि ऐसे दृष्टांतों को डिलीट किया जाना चाहिए और उस पर एक सुस्थापित अधिनियमित विधि का निर्माण किया जाना चाहिए। एक राय ये हुई। दूसरी जो राय हुई कि एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट टू शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, पहले इस था कि बहुत इसको कम दायरे में रखा गया था और इसका डिस्ट्रिक्ट तक रखा गया था, इस तरह से भी उसमें एक प्रोविज़न था। तो इसको विस्तार दिया जाना चाहिए, इसको हटा दिया जाना चाहिए। और अब देखिए कि जब हमारा वर्तमान समय में है कि गवर्नर के द्वारा अधिसूचना दे करके इसको पूरे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में इसको व्यापक रूप में रखा जा सकता है। तो एक कारण ये बताया गया था। आगे इसमें देखिए ये बताया गया था कि उसमें ट्रस्ट की परिभाषा दी गई थी। जो 1877 का जो एक्ट था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, तो उसमें ट्रस्ट को परिभाषित किया गया था। देखिए ट्रस्ट का इसमें प्रकरण आएगा, धारा 11 पढ़िएगा, धारा 8 पढ़िएगा, उसमें न्यासी की बात आएगी। तो जब हम जाने कि ट्रस्ट है क्या या न्यासी है क्या, तब तो वहाँ जा कर के उसका हम उपयोग करेंगे। तो उसमें इस शब्द की शब्दावली की जब जरूरत पड़ रही थी तो 1877 के एक्ट में इसको परिभाषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये अब देखिए 1882 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम का निर्माण कर लिया गया। या आप पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम से संबंधित जो विधि है इसको 1882 में निर्मित कर लिया गया, इसका निर्माण कर लिया गया। तो जब निर्माण कर लिया गया तो इसकी धारा 3 में देखेंगे आप, जो लोग पढ़े होंगे या नहीं तो आगे पढ़ेंगे। धारा 3 के अंतर्गत ट्रस्ट को परिभाषित कर दिया गया है, न्यासी को भी परिभाषित कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब परिभाषित कर दी गई और एक स्थापित स्वरूप जब प्रदान कर दिया गया इसको, तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो 1877 ब्रिटिशर्स के द्वारा जो परिभाषित किया गया था उस ट्रस्ट के परिभाषा को रिप्लेस करके, यानी कि उसके जगह पर इसको रखा जाए और उसको हटा दिया जाए। ये भी एक यहाँ उनका परामर्श था, उनका एक सुझाव था। इस तरह से चलते थे। और आगे इसमें ये भी बताया गया था कि देखिए बहुत सारे कुछ सेक्शन हुआ करते थे, जैसे आपको धारा 9 बताए थे। तो पहले ये था कि जो इलीगल है, इलीगल एग्रीमेंट्स है, इसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, लेकिन इसे सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से उपचार नहीं दिया जा सकता था। तो इसमें एक सुझाव आया कि देखिए ये सारी इसको हटा दिया जाए और इसके स्थान पर जो धारा 9 में है केवल डिफेंस रख दिया जाए, और डिफेंस वो भी केवल प्रतिवादी को उपलब्ध रहेगा, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो प्रतिवादी के द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा ली जा सकती है। तो इस कारण से भी इनको हटाया गया और धारा 9 को जोड़ दिया गया। आगे इसमें ये भी व्यवस्था की गई थी कि जैसे कुछ सेक्शन हुआ करते थे आपके पार्ट परफॉर्मेंस के संबंध में, और वो एक स्थान पर नहीं था, तितर बितर कहिए इधर उधर पड़ा था, बिखरा हुआ था। तो इसमें एक ये आया सुझाव कि इसको एक स्थान पर रख करके अब उसको धारा 12 बना दिया गया है। तो धारा 12 में आप देखेंगे कि पार्ट परफॉर्मेंस के संबंध में प्रावधान एकत्रित करके एक्युमुलेट करके उसको स्थापित कर दिया गया है। तो ये सारे सुझाव थे। तो इस कारण से यहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इस पर विचार किया गया, और विचार करने के पश्चात यह देखा गया कि इन विषयों पर या जो विनिर्दिष्ट अनुच्छेद से संबंधित जो मामले हैं इन पर एक स्पष्ट विधि होनी चाहिए। तो इस पर इन्होंने विचार किया और बिल तैयार की गई, और बिल तैयार करने के बाद ये पारित कर दिया गया। और ये 64 में ये बन करके आया ही नहीं, बल्कि 1 मार्च 1964 को
ये लागू हो जाता है। तो ये संक्षेप में देखेंगे या ब्रीफ में देखेंगे तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लेकिन देखिए, यदि इसको पढ़ा जाए, इसको लिखा जाए तो 2 लेक्चर लगेगा और बहुत आपके काम की चीज़ नहीं रहेगी। तो हम उस पर आते हैं जहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो अब हम आते हैं पर्टिकुलर एक्ट पर। तो देखिए, पर्टिकुलर जब एक्ट पर आते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि ये इसको जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहा जाएगा। और ये जो है अब लगभग ये पूरे भारत में लागू होता है, इसका विस्तार क्षेत्र हो गया है। अगर इसका हम इन्फोर्समेंट देखते हैं तो 1 मार्च 1964 को ये लागू होता है। तो ये सामान्य तौर पर है। अब धारा 2 जो यहाँ पर है, इंटरप्रिटेशन क्लाज इसको कहते हैं, निर्वचन खंड कहते हैं, या इसको परिभाषा खंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें जो आपके एक प्रियम्बुल दिया जाता है, जितने, अब ये भी एक लाइन जान लीजिए कि जितना अब आपकी अधिनियमित विधि बनती हैं तो उसमें एक प्रियम्बुल रहता है, चाहे वो 2 लाइन का ही हो, 2.5 लाइन का हो, 4 लाइन का हो। जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं तो ये तो पूरा एक पैरा रहता है, आधा पेज का है, और ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अक्सर इंटरव्यू में पूछते रहते हैं। तो ये है। अब ये जैसे देखा जाए कि कोई पूछ देता है कि आप जो पढ़ रहे हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, क्या यह व्यापक है, क्या यह परिपूर्ण है? व्यापक या परिपूर्ण या एग्जॉस्टिव उस एक्ट को कहा जाता है जो कंप्लीट होता है, उसको किसी अन्य एक्ट से किसी सहारा सहारा या सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ देखिए कि अभी कहा गया कि जैसे ट्रस्ट की परिभाषा हमको पढ़ना है, ट्रस्ट शब्द आ रहा है, न्यासी का अर्थ हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम इसी में लिखा हुआ है कि इसका अर्थ हम वही मानेंगे या समझेंगे जो ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 में दिया गया है। तो अब इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसकी परिभाषा है, जो ट्रस्ट एक्ट अधिनियम में दिया गया है उसी को हम यहाँ पर रखेंगे, उसी को यहाँ समझेंगे और उसी अर्थ में यहाँ प्रयोग में लाएंगे। फिर यदि दे दिया जा रहा है कि संविदा की क्या परिभाषा है, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट या आपकी जो संविदा है वाइड है, वाइडेबल है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये संविदा अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। तो वहाँ से ये भी आपके यहाँ लाइन लिखी हुई है कि यदि ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे शब्दों का जो कि इसमें तो परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत यदि परिभाषित है या उसकी परिभाषा दी गई है तो इस उसका वही अर्थ हम समझेंगे जो कि उस एक्ट में दिया हुआ है। तो ये हम देखते हैं, पाते हैं कि ये परिपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव इसको नहीं कहेंगे, ये कंप्लीट नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अब देखिए, डेफिनेशन क्लाज तो हम लोग देखते हैं, तो बल्कि उसको आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले में प्रिलिमिनरी पार्ट जो रहता है धारा 1 के अंतर्गत, कि इसको भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहा जाता है या कहा जा सकेगा। दूसरे में लिख सकते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तीसरे में लिख सकते हैं कि ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि 1 मार्च 1964 से लागू होता है या लागू है। तो ये 3 पार्ट पहले सेक्शन के अंतर्गत आता है। और दूसरे में अब लिखिए सेक्शन 2 डिफिनीशन क्लॉज। या इसी को कहते हैं डेफिनीशन क्लॉज भी कह लेते हैं, परिभाषा खंड। अब देखिए, इसमें जो पहला वर्ड आएगा वो है ऑब्लिगेशन। इसको कहेंगे बाध्यता या दायित्व।
देखिए इसमें एक टर्म आया है, जैसे आप जब परिभाषा पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लास, तो इसमें आया है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। देखिए ये जो टर्म है, जो शब्दावली है, ये जो फ्रेज है कि द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसकी मीनिंग क्या है? तो देखिए इसके मीनिंग के तौर पर यह बताया गया है कि कॉन्टेक्स्ट मीन्स दैट विच प्रेसिड्स एंड फॉलोज ए वर्ड पासेज एज थ्रोविंग लाइट ऑन इट्स मीनिंग। देखिए इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसा शब्द है जो अब तक जो भी परिभाषा दी गई है उसको वो पीछे छोड़ता है, और इस आलोक में या इस प्रकाश में अब इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो ये जो टर्म है, ये जो शब्दावली है, अन्यथा अदरवाइज करके जो आया है, इसका अर्थ ये होता है। इसके बाद हम आते हैं कि वो परिभाषा खंड क्या है या उसका अर्थ क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए दो टर्म्स जब आप परिभाषा खंड पढ़ते हैं तो इसमें दो टर्म्स मिलते हैं, एक मीन्स मिलेगा, एक इंक्लूड मिलेगा। एक पढ़ते हैं तो शब्द के आगे लिख दिया जाता है मीन्स, और कहीं कहीं पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा उस शब्द के आगे इंक्लूड, अर्थात कि उसमें सम्मिलित करना। और जो मीन्स रहता है इसका अर्थ होता है तात्पर्य। तो देखिए जहाँ पर मीन्स वर्ड आता है इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर विधायिका का या जो विधायन के द्वारा जो परिभाषा दी जा रही है ये व्यापक तौर पर दी जा रही है। जो मीन्स वर्ड जहाँ रहता है यहाँ पर ये अर्थ निकाला जाता है कि ये जो परिभाषा दी गई है काफ़ी व्यापक स्तर पर है, या ये व्यापक सेंस में दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर इसका अर्थ समझा जाता है। जहाँ पर केवल इंक्लूड रहता है वहाँ पर सीमित दायरा हो जाता है, अर्थात कि जो चीज़ें बता दी जाती है कि ये चीज़ इसमें शामिल होती है, उसके अतिरिक्त आप उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। यदि दो शब्द दे रहा है कि ये इसमें सम्मिलित की जाती है, ये इसमें शामिल होता है, इंक्लूड दैट करके यदि जो भी रहेगा, तो इसका अर्थ है कि ये सीमित दायरा में हो जाता है। और मीन्स वर्ड जहाँ रहता है ये व्यापकता को प्रदर्शित करता है, ये व्यापकता को इंडिकेट करता है। इसमें लिखिए डिफिनीशन, डैश लगाइए। इन दिस एक्ट, in this act, comma, unless the context otherwise requires, unless the context context otherwise requires, comma dash, हम नीचे इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, इसमें लिखिए द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। अब डैश के बाद लिखिए कॉन्टेक्स्ट मीन्स दैट, context means that which precedes, precedes, and follows a word passage, passage, as throwing light on its meaning। आप लोग लिखिए धारा 2 डैश लगाइए, इसमें लिखिए इस अधिनियम में, इस अधिनियम में कमा, जब तक कि, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अपेक्षित न हो, कमा लगाकर डैश लगाइए, नीचे लिखिए, ये पैरावाइज रहेगा, हेडिंग है, इन्वर्टेड कमा लगाइए, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित, डैश इन्वर्टेड कमा क्लोज करिए, नीचे लिखिए पैरा में, संदर्भ का तात्पर्य है कि, संदर्भ का तात्पर्य है कि जो पहले प्रयुक्त शब्द से अच्छा हो,
एवं अपने अच्छाई के कारण एवं अपने अच्छाई के कारण अन्य शब्दों को पीछे छोड़ता हो पीछे छोड़ता हो और शब्द को विशेषतः चिह्नित करता हो और शब्द को विशेषतः चिह्नित करता हो। कर दीजिए। वेयर द डिफिनीशन इज इंटेंडेड where the definition is intended to be exhaustive the legislature uses the word means को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा and not the word includes को भी रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में। फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए। द वर्ड मीन्स रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में। इज यूज्ड in the sense of exhaustive definition while the word includes को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। इज यूज्ड बाय वे ऑफ इनुमरेशन एक सूची दे दी जाती है, कुछ चीज़ों को बता दिया जाता है कि इतने इतने चीज़ इसमें सम्मिलित रहेंगे। कर दीजिए। जहाँ विधायिका का आशय परिभाषा को व्यापक रूप में व्यक्त करना होता है कमा वहाँ विधायिका में ने परिभाषा में अभिप्रेत को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, पुस्तक में लिख लीजिए मीन्स MEANS मीन्स पुस्तक क्लोज शब्द का प्रयोग करती है न कि अंतर्गत रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, पुस्तक में लिख लीजिए इंक्लूड्स शब्द का फुल स्टॉप। इसमें आगे लिखिए अभिप्रेत शब्द का प्रयोग परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए किया जाता है जबकि अंतर्गत शब्द के द्वारा परिभाषा की एक सूची दी जाती है।
अब देखिए जब हम आते हैं अब देखिए अपने टर्म्स पर आते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के अंतर्गत ये बताया गया है कि ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एंड इन्फोर्सेबल बाई लॉ। अगर इधर देखते हैं तो बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। देखिए विधि के द्वारा जितने भी दायित्व सौंप दिया जाता है कि आपके द्वारा ये किया जाता है। हम क्यों बाएं होकर के चलते हैं? हमारे यहाँ जो नियम है या जो आपका ट्रैफिक रूल्स है उसमें कहा जाता है कीप टू लेफ्ट, तो हम सदैव जो है हमेशा बाएं से चलते हैं। तो यानी कि ये हमारी ड्यूटी बनी कि जो अधिनियम के द्वारा या जो कानून के द्वारा जो दायित्व हमारे कंधे पर सौंप दिया गया है या जो हमें बता दिया गया है उसका हमें अनुपालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसके अनुपालन करते हुए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने कीप टू लेफ्ट को कायम रखें। तो इस तरह से जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, यदि जो आपको दायित्व दे रहा है, जो ये इस तरह का दायित्व अधिरोपित कर रहा है, तो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। देखिए ये वर्ड क्यों यहाँ पर विशेष तौर से परिभाषित कर दिया गया है कि इसमें आगे देखेंगे कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का होने का तात्पर्य है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो संविदा अधिनियम है इस बात के लिए उत्प्रेरित करता है कि आपके द्वारा ये सारे कार्य किए जाने चाहिए। यानी कि जो संविदा का शर्त है उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। और यदि जो व्यक्ति है इसका ब्रीच करता है, इस संविदा के शर्तों का उल्लंघन करता है, उसका भंग करता है, तो वह प्रतिकर के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा। तो ये इस तरह से है कि जितने भी इस तरह के कार्य हैं, आपके इमोवेबल प्रॉपर्टी है, कोई अचल संपत्ति है, उस पर अनधिकृत रूप से प्रवेश न करें, ये दायित्व बनता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये सभी के सभी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी कानून के द्वारा जो निर्मित कर दिया गया है, जो दायित्व बता दिया गया है, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे और इसके अनुसरण में हमको कार्य करना चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर एक अंतर ब्रिटेन से ये आता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो रखा गया था या जो इस शब्द का अर्थ रखा गया है वहाँ पर केवल संविदात्मक ऑब्लिगेशन को रखा गया है। यानी कि जो संविदा के बीच यदि जो दायित्व का उल्लंघन करता है, उसका ब्रीच करता है, तो वो उत्तरदायी समझा जाएगा। हमारे यहाँ इसको व्यापक स्वरूप में रखा गया है कि न केवल हम संविदा तक इसको सीमित रखते हैं, बल्कि अन्य जो भी दायित्व कानून के द्वारा अवधारित कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। अब देखिए ट्रैफिक रूल्स का नियम है कि कीप टू जो लेफ्ट लिया जाना है, ये संविदा से इसमें क्या लेना देना है? यहाँ संविदा से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका अनुपालन करते हैं। और आप यदि चल रहे हैं रोड पर, कोई यदि अनधिकृत रूप से वहां जा रहा है और टक्कर हो रही है, तो आप स्वभावतः कह डालते हैं कि मिस्टर आप गलत हैं, आपको थोड़ा इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। ये तो अभी बाद की चीज़ है कि आप कानून में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है न्यायालय के द्वारा ये सारी चीज़ देखी जाएगी तो कौन अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया और उसके हिसाब से उसको पर कंपेंसेट किया जाता है, उस पर प्रतिकर जो है अवधारित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए इसमें आखिर ये डिफिनीशन को इतना तो विस्तृत स्वरूप दे दिया गया है, इसमें वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो इंक्लूड नहीं हो सकती हैं। अब देखिए अर्थात करके लिखिए या दैट इज टू से लिखिए कि जैसे इसमें सपोज करिए कि कोई मॉरल राइट है, ये ऑब्लिगेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। हम जा रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है, तो ये हमारा नैतिक अधिकार ड्यूटी हमारी बनती है कि हम उसको जो है उसको सम्मान करें, और यदि थोड़ी बहुत हमको दिक्कत भी होती है तो हम उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करें। लेकिन यहाँ पर जो है कानून में वो जा करके नहीं कह सकता है कि तुम हमारे सामने से नहीं हट रहे हो, हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए हमको कंपेंसेशन चाहिए। तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि जो है मॉरल राइट यहाँ पर एराइज नहीं होगा। इसी तरह से सपोज करिए कि कोई सोशल है, कोई रिलीजियस है। रिलीजियस है, हमारी इच्छा है हम मंदिर में जाएं, मंदिर में न जाएं, हम जो है पूजा अर्चना करें या ना करें, ये हमारे कॉन्शस के ऊपर अलाउ करता है। इस पर जो है आप ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं कर सकते हैं या कोई बाध्यता हमको हमारे ऊपर नहीं अधिरोपित कर सकते हैं कि हम मंदिर जाएं, हम वहाँ पर पूजा अर्चना करें। तो ये आपके धार्मिक हुआ, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने जो भी आपका कॉन्शस अलाउ करता है उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसी तरह से है कि सोशल है, सोशल बहुत सारे ऐसे सामाजिक मूल्य हैं जिसका जो है अनुसरण आदमी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपके ऊपर ये दायित्व है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसे निकल जाती है। तो सब कुछ ये है कि दायित्व का अर्थ वही है जो कि विधि के द्वारा अधिरोपित कर दिया गया है। बर्डन फील कर रहे हैं क्या? अगर ये सब चीज़ें देखिए कहीं कहीं चीज़ें उदाहरण ये लिया जा रहा है कि ताकि आपके बीच से गुजर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ जो बताए सिंपल चीज़ बताई जा रही है तो वही समझिए कि कुछ है नहीं। इसमें लिखिए कि परिभाषा रहने दें।
देखिए जितना यहाँ आसान दिख रहा है, अभी दूसरे पार्ट में आएंगे तो देखिएगा कि जो सेटलमेंट पढ़िएगा, सेटलमेंट किस स्तर पर है। इसमें लिखिए ए ऑब्लिगेशन, इसकी परिभाषा लिखिए। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाई लॉ। ये लिख करके लिखिए ऑब्लिगेशन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाई लॉ। आप लोग लिखिए बाध्यता, बाध्यता को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। इसमें लिखिए पैरा दीजिए, द टर्म ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, हैज बीन यूज्ड, हैज बीन यूज्ड इन दिस एक्ट, इन दिस एक्ट in its wider jurisdictions, jurisdictions covering duties, covering duties either legal, either legal or contractual, full stop, every duty enforceable, every duty enforceable at law is obligation, comma, definition clause worded as it is, डिफिनीशन क्लाज वर्डेड, जो वर्ड लिखते हैं यहाँ वर्ब के सेंस में आया है, वर्डेड एज इट इज, कमा, डज नॉट अलाउ द नैरो इंटरप्रिटेशन, द नैरो इंटरप्रिटेशन टू रेस्ट्रिक्ट इट टू कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज एलोन, फुल स्टॉप, while in the English law, in the English law the term is used, the term is used in the restricted sense, in the restricted sense and covers, and covers only contractual duties, फुल स्टॉप। आप लोग लिखिए, कर दीजिए अभिव्यक्ति, बाध्यता, बाध्यता को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, इस अधिनियम में, इस अधिनियम में अपने विस्तृत विधिक स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, जो या तो विधिक, जो या तो विधिक या संविदात्मक दायित्वों, संविदात्मक दायित्वों को तय करता है, को तय करता है। क्या दिक्कत है? फुल स्टॉप। यह केवल
संविदात्मक दायित्वों तक सीमित नहीं होता है। जबकि इंग्लिश विधि के अंतर्गत इस अभिव्यक्ति का प्रयोग केवल संविदात्मक दायित्वों को जबकि इंग्लिश विधि के अंतर्गत इस अभिव्यक्ति का प्रयोग केवल संविदात्मक दायित्वों को तय करने तक सीमित होता है। पैरा दीजिए। द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, नोटेड डाउन। द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन in this section is sufficiently wide to cover obligation which arise under a statute। आप लोग लिखिए, कर दीजिए। वास्तव में इस धारा के अंतर्गत बाध्यता की परिभाषा विस्तृत रूप में व्यक्त किया गया है, जो संविधि द्वारा नियत किए गए दायित्व को पूरा करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे में लिख लीजिए। दैट इज टू से, द डिफिनिशन excludes moral, social and religious duties not enforceable at law। आप लोग लिखिए। अर्थात यह परिभाषा नैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को जो विधिक रूप में प्रवर्तनीय नहीं है, को अपवर्जित करती है। कर दीजिए। It can be said thus whenever a man finds himself under a liability to do or forbear from doing anything, he lies under an obligation
देखिए एप्लीकेशन के अंतर्गत कुछ करने के लिए और कुछ न करने के लिए भी दायित्व होता है। जैसे करने के लिए कहे कि ठीक है आपको ये कार्य करना चाहिए, आप कार्य कर रहे हैं। न करने का जैसे हो गया कि हम ऐसा कुछ कार्य न करें जो विधि के विरुद्ध जा रहा हो या विधि का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, तो ये न करने के सेंस में हो है। ये दोनों दायित्व हमारे ऊपर रहता है। आप लोग लिखिए, इस तरह यह कहा जा सकता है कि, पढ़ दीजिएगा, इस तरह यह कहा जा सकता है कि जब कभी कोई व्यक्ति स्वयं विधि के अधीन कुछ करने या कुछ करने से प्रवृत्त रहने या कुछ करने से प्रवृत्त रहने के दायित्व के अधीन होता है, अधीन होता है कमा, तो वह बाध्यता के अधीन होता है, तो वह बाध्यता के अधीन होता है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है सेटलमेंट। इसको कहते हैं व्यवस्थापन। बी लिखिएगा, हम 2 लिख दिए हैं। देखिए सेटलमेंट का यदि व्यवहारिक स्वरूप जान लीजिए तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसके ला के अनुसार पढ़ेंगे तो ये काफ़ी दुरूह है, काफ़ी कठिन है। देखिए सेटलमेंट का अर्थ ये होता है कि जो भी ले दे करके है वो समस्या को हल कर लीजिए। अगर दो व्यक्ति के बीच में विवाद आ रहा है तो जो कुछ भी इनका बन रहा है इनको दे दीजिए, जो इनका बन रहा है इनको दे दीजिए, समस्या का समाधान हो गया। यानी कि जो है ले दे करके रफा दफा करिए, अब आगे बात ना बढ़ाइए, सामान्य तौर पर ये आप जानिए इसको। तो यही है आपका सेटलमेंट। लेकिन आइए देखते हैं कि आपकी जो है इस खंड में परिभाषा किस रूप में दी गई है। तो देखिए इसके परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यह एक लिखित है, अदर देन ए विल आर कोडिसिल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, whereby the destination or devolution of successive interests is movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। देखिए इस हिंदी में इसका इस तरह से रूप है कि व्यवस्थापन से तात्पर्य, यानी कि देखिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एक है, उसमें परिभाषित की गई है वसीयत की परिभाषा और कोडिसिल, तो इन दोनों की परिभाषा वहाँ दिया गया। कह रहा है कि इससे भिन्न यदि कोई संपत्ति है, चाहे वह अचल है या अचल है, उसमें कोई हित है, तो उन क्रमवर्ती हितों का व्यवस्थापन कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है कि डेस्टिनेशन अर्थात कि जो गंतव्य तक जाना है या फिर इसके न्यागमन के अनुसार इसका निर्धारण किया जाएगा, इसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो देखिए इसमें 2-3 टर्म्स आ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है कि एक लिखत है, उसमें बातें लिख करके आ रहे हैं। तो जितने भी चीज़ें लिखी है उसका वह किस रूप में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ उसमें व्यक्त रहती हैं। इसमें कहा गया है कि अदर देन विल आर कोडिसिल। देखिए विल जो है परिभाषित है आपकी, मैं बता रहा हूँ कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, और वहाँ पर एक जो धारा है डिफिनेशन क्लाज 2, उसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो उसमें यह होता है कि जो भी व्यक्ति है और अपने मृत्यु के उपरांत संपत्ति को कहाँ पर स्थापित करना चाहता है, यदि वो ऐसी इच्छा अपने जीवन काल में व्यक्त कर देता है तो इसी को वसीयत कहते हैं। और यह जो वसीयत जो है उसके मृत्युपरांत इन्फोर्समेंट में आती है, यानी कि प्रवर्तन में आती है, उसका ऑपरेशन होता है। यानी कि वह लागू तब होती है जब वह व्यक्ति मर जाता है, उसके जीवन काल में वो लागू नहीं होता है। कोडिसिल भी यही जान लीजिए। कोडिसिल देखिए उस पार्ट को कहते हैं कि जैसे कोई वसीयत लिख दिया गया और उसमें जो संशोधन किया जाता है, इसी संशोधन की प्रक्रिया को कोडिसिल कहा जाता है। तो इन दो पर इसको हटा दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए कह रहा है कि व्यवस्थापन में आएगा क्या।
अब व्यवस्थापन के अंतर्गत वो चीज़ें हैं कि ये लिविंग पर्सन्स के बीच है, जो जीवित व्यक्ति हैं इन्हीं के बीच यह उतरेगा। तो दो वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कि गंतव्य, गंतव्य जो डेस्टिनेशन जो बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी है ये जाएगी कहाँ। जैसे दो व्यक्ति के बीच में विवाद आएगा और आपको बताना है कि किसको दिया जाए, तो पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस व्यक्ति के पास जा रहा है किसका नहीं है। इस पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और जिसका जो अधिकार बन रहा है वो देंगे। तो एक डेस्टिनेशन आप दर्शा रहा है कि ये कहाँ जाना है, कहाँ प्रॉपर्टी जाएगी, कहाँ शिफ्ट करेगी। और दूसरा है न्यागमन के माध्यम से। देखिए, जाने का अर्थ है कि दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक व्यक्ति के द्वारा ब्रीच किया गया, तो आप देखेंगे कि ये किसको दिया जा रहा है। जैसे सपोज करिए कि ये भी समस्या आएगी, जैसे 15 वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो न्यागमन की बात आती है। न्यागमन समझ रहे हैं क्या? हिंदू ला कोई पढ़ा है कि नहीं? न्यागत होना, न्यागमन देखिए पूरा का पूरा जो उत्तराधिकार है वो न्यागत होना, यानी कि वो जो है पैतृक संपत्ति उतरती है जो एक दूसरे के पास जाती है, उत्तराधिकार में जो हम और आप पाते हैं, इसी को न्यागमन कहा गया है, डिवोल्यूशन कहा गया है। और इसका जो क्रियावर्ब है वो डिवॉल्व होना, न्यागत होना, यानी कि वो प्रॉपर्टी उतरती है। तो जैसे सपोज करिए कि सेटलमेंट का एक उदाहरण लेते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेटलमेंट हो गया, उनका चल रहा है, विवाद चल रहा है और सेटलमेंट हो गया, जो भी ले दे करके वो चला जा रहा है, 15 के डी में आएगा ये। तो वहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में तो सॉल्व हो गया कि जो प्रॉपर्टी है ले दे करके वो अपना जो बन रहा था उनको दे दिया गया, जो जिसको बनता था वो वहाँ पर रख दिया गया। अब सपोज करिए उसका बच्चा है, अब बच्चा जब मेजर होता है और आकर पिता से कहता है कि अब इसमें हमको शेयर दीजिए, तो ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं देंगे, ये न्यागमन हो गया। तो ये चीज़ इसमें दर्शा दिया गया है कि सेटलमेंट में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है और उन क्रमवर्ती हितों को कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, ये सेटलमेंट के अंतर्गत बता दिया गया है। तो देखिए इसमें दो जो वर्ड आ रहा है कि एक है डेस्टिनेशन, प्रॉपर्टी कहाँ पर जानी है, कहाँ वो जा करके शिफ्ट होगी, इसको ध्यान में रखा जाएगा। और या तो ये फिर न्यागमन के माध्यम से जाएगी, उत्तराधिकार के माध्यम से जाएगी, इस दोनों को यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया है। ये है व्यवस्थापन। कुछ टेक्निकल है। देखिए वहाँ तो हम लोग ले रहे थे कि कीप टू लेफ्ट है, बड़ा आसान दिख रहा था, वहाँ हम हंस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए समझने की बात है, डेस्टिनेशन की मीनिंग है। डेस्टिनेशन वहाँ भी आया होगा प्राइवेट डिफेंस में भी, जिसको आप लोग काफ़ी क्या कहते हैं इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं, बीएनएस पढ़ते हैं। तो गंतव्य उसको कहा जाता है। जैसे सपोज करिए कि एक चोर है और एक चोर के खिलाफ जो है कब तक प्राइवेट डिफेंस है, कब चालू होता है, कब समाप्त हो जाता है, कब समाप्त हो जाएगा? हाँ। तो अब देखिए डेस्टिनेशन का अर्थ है कि जहां उसको जाना था वहां वो चला गया। तो इसी तरह से यहाँ डेस्टिनेशन की मीनिंग है कि वो प्रॉपर्टी को कहाँ जानी है, कैसे तय करेंगे। तो अब इसको तय करने के लिए वो संविदा हुई, दोनों में कौन संविदा का ब्रीच कर रहा है उसको रोका जाएगा और जिसका जो बनता है उसको दिया जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर विनिर्दिष्ट अनुतोष के सेंस में व्यक्त किया गया है। इस परिभाषा को यहाँ पर विशेष तौर पर परिभाषित कर दिया गया है, बता दिया गया है। और दूसरा है कि सपोज करिए कि कोई अचल संपत्ति है, जो अभी आपके बच्चे वाला जो उदाहरण दिए, वो न्यागमन के माध्यम से उसको दिया जाएगा, न्यागमन के माध्यम से उसको प्राप्त करने का हकदार है, इसलिए वह उसको प्राप्त करेगा। तो डेस्टिनेशन में देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, कहाँ शिफ्ट कर रही है, और न्यागमन के माध्यम से देखा जाएगा कि वाकई या वास्तव में इसका उत्तराधिकारी कौन है, ये प्रॉपर्टी जो है इसी के पास रहनी चाहिए। इसको लिखिए। बी में लिखिए सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट पुस्तक लगाइए अदर देन ए विल, अदर देन ए विल और कोडिसिल as defined by the Indian Succession Act 1925। पुस्तक क्लोज करिए। वेयर बाई द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव interests
इनमूवेबल और इमूवेबल property is disposed of RORR agreed to be disposed of फुल स्टॉप आप लोग लिखिए। हाँ, व्यवस्थापन से कमा लगाइए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पोस्ट क्लोज द्वारा यथा परिभाषित विल वसीयत भी लिख सकते हैं अथवा कोड पत्र से भिन्न पोस्ट क्लोज करिए। ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या अस्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्ययित किया जाता है या उसका व्ययित किया जाना करारित होता है। कर दीजिए। द डेफिनेशन ऑफ द सेटलमेंट makes it clear that it is an instrument inter vivos and it is not testamentary instrument आप लोग लिखिए, पढ़ दीजिए। व्यवस्थापन की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि यह जीवित व्यक्तियों के बीच का एक लिखत है और न कि एक वसीयती दस्तावेज। पढ़ दीजिए। सेटलमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट whereby the destination or devolution of successive interests लिखिएगा, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी is disposed of RORR is agreed to be disposed of full stop. It does not include a will or codicil full stop. It is a document by which property is transferred
property is transferred इंटर वाइवस को सिंगल इन्वर्टेड कमा में रखिएगा, फुल स्टॉप। द वर्ड सक्सेसिव इंटरेस्ट्स, ये सक्सेसिव वर्ड्स रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कमा में। इंडिकेट दैट द ट्रांसफर मस्ट बी in favor of two or more persons who take successive and not concurrent estates, full stop. The instrument take effect during the lifetime of the settler. आप लोग लिखिए। व्यवस्थापन एक लिखत है, व्यवस्थापन को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, लिखत है जिसके द्वारा संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्ययनित किया जाता है या उसका व्ययनित किया जाना करारित होता है, फुल स्टॉप। इसमें वसीयत फुल स्टॉप। इसमें वसीयत अथवा कोड पत्र शामिल नहीं होता है, फुल स्टॉप। यह एक दस्तावेज है जिसके द्वारा आपस में, कोष्टक में लिख लीजिए, जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति अंतरित की जाती है या अंतरित किए जाने का करार होता है, फुल स्टॉप। क्रमवर्ती हित किए जाने का करार होता है या किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप के बाद लिखिए क्रमवर्ती हित। यह इंगित करता है कि अंतरण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होना चाहिए, जो क्रमिक या उत्तरोत्तर प्राप्त करते हैं, न कि सहवर्ती, फुल स्टॉप। लिखत व्यवस्थापक के जीवन काल में
जीवन काल में ही प्रभाव में आ जाता है। ये जीवन काल में ही प्रभाव में आ जाता है। और देखिए वसीयत मृत्यु के बाद जो है प्रभाव में आती है, यही कारण है कि इसको निकाल दिया गया है यहाँ से। वसीयत को अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो समस्या आ जाएगी, निराकरण नहीं हो पाएगा। कर दीजिए, डेस्टिनेशन मीन्स द पर्पज टू विच it is intended, a fund shall be applied, comma, while the devolution means the passing of the property from one person to another by operation of law, आप लोग लिखिए, पढ़ दीजिए। गंतव्य का तात्पर्य है कि संपत्ति कहाँ उतरेगी, इसमें इस आशय की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात संपत्ति किस व्यक्ति को दी जानी है, जबकि न्यागमन का तात्पर्य है कि विधि के प्रवर्तन द्वारा संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। देखिए आगे अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो विल की परिभाषा और कोडिसिल की परिभाषा ये दी गई है। आपका जो है उत्तराधिकार अधिनियम, ये आपका है 2J या 2H, और इधर है आपका ये कोडिसिल आपकी परिभाषित है 2B के अंतर्गत, इंडियन सक्सेशन एक्ट। यदि जरूरत होगी तो हम लिखे भी हैं, लेकिन टाइम नहीं, बैरक से लिख लीजिएगा आप लोग, मोबाइल पर निकालिएगा, आ जाएगा, या कहिएगा तो लिखा देंगे। लेकिन ये देखिए विल में दिक्कत नहीं है। विल तो ठीक है कि एक व्यक्ति है अपनी मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति को जाने की अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है। कोडिसिल का अर्थ होता है कि उस संपत्ति जो वसीयत में या विल में जो संशोधन कर दिया जाता है, इसी क्या कहते हैं कि इसी पार्ट को या इसी प्रक्रिया को या इसी कार्य को हम कोडिसिल के नाम से जानते हैं। जैसे कि वसीयत लिख दी गई और जब लिख दिया गया तो उसमें तय हुआ कि ये पार्ट निकाल दिया जाना चाहिए, तो ये पार्ट जो निकालने की प्रक्रिया है यही कोडिसिल है, यही, या वहाँ पर और कुछ रख दिया जाए। तो जो कोडिसिल में संशोधन की प्रक्रिया है इसी को हम कोडिसिल के नाम से जानते हैं या इसी को कोडिसिल कहते हैं। थैंक यू।